योगी राज में मंत्री इतने बेबस क्यों हैं? सत्ता की सीढ़ी जो होती है वो जेल से जाती है। पटेल को 14 वोट मिला, 1 वोट पाने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हो गए, अध्यक्ष हो गए। बेटा सांसद बन गया और एक बेटा आपका विधायक बन गया। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि पावरफुल निषाद समाज हुआ या निषाद परिवार। अनएजुकेटेड आदमी होता है अंधा है और खाता है डंडा। भाजपा और दूसरे में क्या अंतर है? वो तो एक चाय वाले को प्रधानमंत्री बना देते हैं। क्या बीजेपी के पास ऐसी कौन सी संजीवनी है कि आउट ऑफ द कोर्ट वो आपको आरक्षण दे देगी? मोदी ने बड़े बड़े काम किया, महिला आरक्षण दिया 33, उन्होंने अपर कास्ट को दे दिया, धारा 370 खत्म कर दिया, राम मंदिर बना दिया, निषाद राज के किले को उन्होंने पर्यटक स्थल घोषित कर दिया, 56 फुट की मूर्ति लगा दिया, जय निषाद राज का नारा लगा दिया। लेकिन डबल इंजन की सरकार में भी आरक्षण नहीं हो रहा है। कुछ अधिकारी पिछली सरकारों से प्रेरित है, वो ऐसा निर्णय लेते हैं जिससे वोट खराब हो जाए और नेताओं की छवि खराब हो, जिससे जनता में उनकी छवि धूमिल हो जाए। आपका एक बयान वायरल हुआ था जिसमें आपने कहा था कि मैं 7 दरोगाओं के हाथ पैर तोड़वाकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। आज भी हम भाजपा के, कल भी परसों भी। विपक्ष का सबसे काबिल नेता कौन लगता है? आज के दिन में काबिल नेताओं की कमी, जब भाड़े पहलवान आ गए, अखाड़े पहलवान खत्म हो गए। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आजकल ईवीएम को लेकर बड़ा हंगामा चल रहा है। पहले कहते थे कि ईवीएम को भैया हैक कर लिया गया है, वोट कटने वाला मामला है, इसको विपक्ष ने बड़े प्रमुखता से उठा रखा है। तो आपको क्या लगता है इस मुद्दे पर? किसी को 50,000, किसी को 30,000, किसी को 1 लाख। झुआ भर वोट को पौआ पिला के ये 41 वोट लेते रहे। नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। अनकट विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के शो में मेरे साथ उत्तर प्रदेश की वो शख्सियत या यूं कहें कि वो किरदार है जिसकी कहानी गोरखपुर के एक होम्योपैथिक क्लिनिक से शुरू होकर सत्ता के गलियारों तक पहुंचती है। जी हाँ, ये वही गोरखपुर है जिसे लोग योगी के मठ और उनके गढ़ के रूप में जानते हैं। लेकिन 2018 में इसी शख्स ने योगी के गढ़ की एक दीवार में सेंध लगाकर पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। आपको यकीन नहीं हो रहा, नाम है डॉक्टर संजय निषाद। क्योंकि इनके पास वो जातिगत गणित है और ऐसी जगह से इन्होंने राजनीति सीखी है कि कोई इनको हरा नहीं सकता। कहते हैं कि जो काशीराम का बामसेफ था, वहीं से इन्होंने राजनीति का ककहरा सीखा और उसके बाद जुट गए अपने समाज को एकजुट करने में। मल्लाहा, निषाद, केवट समाज को एकजुट करने के लिए ये पूरे उत्तर प्रदेश में भ्रमण करने लगे। जहाँ जहाँ इनको अपने समाज के लोग दिखाई देते, वहीं उनके सामने हाथ जोड़कर निषाद राज खड़े हो जाते हैं। ये बात डॉक्टर साहब 2015 की है कि सहजनवा में एक रेलवे ट्रैक पर राजनीति करने के चक्कर में अब जेल की हवा आपने खा ली थी। और ये बात भी कही जाती है कि जेल की चक्की पीसते पीसते आपने राजनीति का ऐसा पाठ पढ़ा कि शायद कोई विश्वविद्यालय भी ना पढ़ा पाए। देखिए, कहते हैं कि हिस्ट्री इज मदर ऑफ पॉलिटिक्स, अ मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। जो इतिहास होती है वो राजनीति की माँ होती है और आंदोलन उसका बाप होता है। और ये आपको करना ही पड़ेगा। और सत्ता की सीढ़ी जो होती है वो जेल से जाती है। और सौभाग्यशाली था कि गांधी जेल गए, अम्बेडकर जो है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जेल गए, ये सारे, योगी जी भी जेल गए, ये सारे लोग जेल गए। और हमको भी इन लोगों ने अवसर प्रदान किया जेल जाने का, और जेल से हमें किताब भी लिखने का अवसर मिला। तो ये सारे लोग, चूंकि भाई देखिए, ये कभी भगवान राम को पार उतारा हो, अंग्रेजों मुगलों को मौत के घाट उतारा हो, है, ये तो इतिहास रहा ना। पहले नाव का चलाता था, अभी चुनाव के लिए भी आ गया। ये चुनौती था ना। कभी भगवान राम के सामने चुनौती था रावण को मारने का, निषाद राज की सेना दिया, चुनौती पूरी हो गई और राम राज आया, सुख का राज आया। कभी अंग्रेज मुगल चुनौती थे, उसको भी निषादों ने मौत के घाट उतारा। ये तो चुनौती स्वीकार किया ना। उजड़ना स्वीकार, झुकना स्वीकार नहीं होता। ये संघर्ष करने के लिए पैदा है। ये खून ही ऐसा है कि सदियों से लड़ता रहा विदेशी ताकतों से। पहले सड़क नहीं था, हाईवे नहीं था, रोड नहीं था, केवल नदी से आते जाते थे। जितना विदेशी आक्रमणकारी थे वो आए, धोखा खाए निषाद, इस अंग्रेजों से खाए, मुगलों से खाए, लेकिन
मुंह की नहीं खाए, अंग्रेज मुगल को भागना पड़ा। जब देश आज़ाद हुआ, संविधान बन गया, अब देश तो संविधान से चल रहा है ना। अब तो बेईमान तो भगा दिए गए, लेकिन दुर्भाग्य से सत्ता जो है ऐसे लोगों को है कि जो पिछड़े, दलित, शोषित, निचले हैं, जिनको अंग्रेजों ने 12 अक्टूबर 1871 को क्रिमिनल कास्ट घोषित किया। ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, बदमाश का बेटा बदमाश। ये जो अंग्रेजों मुगलों को मार रहे हैं, कत्ल, ये सब बदमाश, इन्हें जन्मजात अपराधी घोषित किया जाए। कोई जन्म से अपराधी तो नहीं होता है ना। देश को आज़ाद कराना अपराध तो है नहीं, अपने राष्ट्र की रक्षा करना अपराध तो है नहीं। ये क्रिमिनल कास्ट घोषित करके जमीन जायदाद सब छीन लिया। अभी पाइपलाइन में हो गए, पॉलीथीन हो गया, गुरिल्ला युद्ध, मौत के घाट उतारना शुरू किया अंग्रेज, भागो भागो, मुंडी काटना शुरू कर दिया है। देश अंग्रेजों को झुकना पड़ा। फर्स्ट इंडिया एक्ट बनाया, सेकेंड इंडिया एक्ट में लिखना पड़ा कि ऐसी जातियों की सूची बनाओ, शेड्यूल कास्ट, ऐसी जाति क्रिमिनल कास्ट से प्रभावित है, सूची बनाओ और इनको वापस करो। इनकी रोजी रोटी वर्ग 3, वर्ग 4, वर्ग 5 की ज़मीन दे दिया, आसामी दर्ज हो गया। शेड्यूल कास्ट कर दिया, भैया अब तुम्हें लड़ने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा शिक्षा फ्री है, तुम्हारे बच्चे स्कूल जाएंगे, उधर से वजीफा लेके आएंगे, पढ़ेंगे, तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत। अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम बन गया कि अब अधिनियम से तुम सुरक्षित हो। अधिकारी को नियम बता दिया गया आपका, अब कोई रेटे नहीं बोलेगा, आप सुरक्षित रहोगे। अधिसूचना जारी हो गई, अधिसूचना से नोटिफिकेशन हो गया। आज के दिन में उस समय सूची बन गई 1931 में, 41 में, 50 में बन गई, और 47 में देश आज़ाद होगा, 1950 में सूची बन गई। सूची बनाने से पहले इसलिए हमें आंदोलन करना पड़ा, जो आपने कहा कि 1950 में जब संविधान लिखा जा रहा था, उससे पहले उस संविधान सभा में एक चंद्रिका राम निषाद, अंग्रेजों ने तो कानून बना उजाड़ दिया था, लेकिन कलकत्ता में महारानी रासमणी निषाद रहती थी। उन्होंने अंग्रेजों से टैक्स लेती थी कि जितना देर रहना तुम्हें टैक्स देना है। तो कलकत्ता में क्रिमिनल कास्ट नहीं घोषित था, तो हमारे 7 सांसद जीत के आ गए वहाँ से। और संविधान सभा में उन्होंने आवाज़ उठाई, भाई बड़ा घोड़ा छोटा घोड़ा एक साथ रहेगा तो बड़ा वाला सब खा जाएगा। ये देखो 1931-41 में सूची बनी, और ये अनुसूचित जाति की सूची सूचीबद्ध है। ऐसे लोगों को संविधान में जगह मिलना चाहिए। संविधान सभा ने नोटिफिकेशन मंगाया सभी राज्य सरकारों को कि भाई सोशली एजुकेशनल इकोनॉमिकल जो बैकवर्डनेस है उन्हें सूचीबद्ध किया जाए। ड्यू टू द कस्टम ऑफ हिस्टोरिकल अनटचेबिलिटी, एक सूची बन गई, समूह बन गया। लेदरमैन, वाशरमैन 24 नंबर पर चमार भाई आ गए, 30 नंबर पर धोबी, 53 पर मझवार आ गए हैं। उत्तराधिक उसमें लिख दिया गया कि ऐसी जातियाँ जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, समाज सब हर तरह से वो नीचे हों, ऐसे लोगों को मतलब सूचित किया जाएगा कि आपके बच्चों को। ऐसे कौन लोग हैं जो चमड़े का काम करेंगे, उत्तराधिक नाम हो, चेरवार बैरवार, वो जाटो होंगे, चमार भाई हों। ऐसे लोग कपड़ा धोएंगे जो रजक बरठा कनौजिया हो, धोबी होंगे। ऐसे लोग जो नदियों में अंग्रेजों मुगलों से लड़ते रहे, मौत के घाट उतारते रहे, उजड़े हैं, भूमिहीन है, ऐसे लोग केवट मल्ला मझवार होंगे, माझी मझवार होंगे। अनुसूचित जात का 53 नंबर पर मझवार हो गया, 66 नंबर पर तुरैया हो गया, कश्यप, कहार, धीवर, एक बार बर्तन तुरैया हो गए। ऐसे में हम सब जाति अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है। 10 अगस्त 1950 को भारत सरकार ने भी अधिसूचना जारी की। भारत सरकार अधिनियम बन गया, अनुसूचित जाति अधिनियम 341। अधिसूचना 10 अगस्त 1950 को हो गया। जो जातियाँ अधिसूचित हैं अधिसूचना से, इसका मतलब ये, लेकिन वो क्रिमिनल कास्ट जो 31 अगस्त जो 12 अक्टूबर 1871 को अंग्रेजों ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में, मैं गया था 2 साल पहले जो लंदन में ब्रिटिश पार्लियामेंट को देखने, और वो लाइब्रेरी में जो पन्ना लाने जहाँ से वो हमारे समाज का काला कानून लिखा था, हमारे धब्बा लिखा था, वो मैंने किताब लिखा, भारत का असली मालिक कौन। ऐसी जातियाँ उजड़ी हुई थीं, लेकिन वो काला कानून न हटने की वजह से जो क्रिमिनल कास्ट घोषित जातियाँ, छुपी हुई जातियाँ थी, देश तो आज़ाद हो गया। वो नोटिफिकेशन पड़ा था, वो 30 अगस्त 1952 को 12 बजे रात को तब हुआ जब आंदोलन किया चंद्रिका राम निषाद ने अपनी अगुवाई में, पार्लियामेंट को घेरा 10,000 लोगों को लेकर कि भाई वो क्रिमिनल कास्ट हैं, ये संविधान तो बन गया, ये रीनोटिफिकेट हो। तो 31 अगस्त 1952 को फिर पार्लियामेंट में डिबेट हुआ कैसे जातियों को वह काला कानून हट जाए, तो उसका नाम हो गया डी नोटिफाइड ट्राइब्स। ये डीनोटिफिकेट हुआ, विमुक्ति जनजाति के रूप में आना। अंथा समय नंगर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी 1949-50 ऐसी जातियों के लिए बना। चूँकि जब पटेल जी के पिताजी झंझेवर, हमारे लोग पटेल भी लिखते हैं, हमारे लोग तमाम ऐसे उपजातियों में बटे हुए हैं, बर्मा लिखते हैं, काला पानी सजा हो गए।
पटेल जी के पिताजी ने कहा, भाई अंग्रेजों के बनाए हुए काले कानून से जो जेल में बंद, उन्हें छुड़ाना जरूरी है। हे पटेल, तुम कुछ न बनना, गृह मंत्री बन जाना, जिसे इन लोगों को छुड़वा दे। इसीलिए पटेल को 14 वोट मिला, लेकिन फिर भी अध्यक्ष नहीं बने कि अगर अध्यक्ष बनेंगे तो प्रधानमंत्री बनना पड़ेगा, गृह मंत्री कोई दूसरा रहेगा। अभी कोई पावर नहीं, टिकट भर देने का पावर है। गृह मंत्री रहेंगे तो काला वो हट जाएगा। तो गृह मंत्री बनने के लिए इसीलिए वो गांधी को लिख के दिए कि भाई हम अध्यक्ष नहीं बनेंगे, हम गृह मंत्री बना दो, अध्यक्ष दे दो पंडित जवाहर। तो 1 वोट पाने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हो गए, अध्यक्ष हो गए। चूंकि नियम ही था, जो अध्यक्ष होगा पावर ऑफ ट्रांसफर होगा, वो जो है एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री हो गए इनके विड्रा करने से, और ये गृह मंत्री हो गए। इन्होंने जब जेलों की दौड़ा किया तो लोग मिले, कहते क्या बात है, कहना साहब हम जाति के नाते बंद हैं, जाति के नाते बंद है। ऐसी जातियां 578 जातियां देश में, 193 जाति उत्तर प्रदेश में भूमिहीन है, पाइपलाइन में, पॉलीथीन में, रोड पर, क्योंकि इनके पुरखों ने लड़ाई लड़ी। अभी जाइएगा कभी सड़कों पर, देखिए खड़ा होकर जहाँ वो अगरिया हैं पीटते हैं तो उनके ठेले पर राणा प्रताप का चिन्ह है। पूछो भाई क्यों राणा प्रताप? कहते साहब मेरे पुरखों ने मुगलों से लड़ने के नाते हथियार बनाते थे राणा प्रताप का, उजाड़ दिया, इसलिए हम लोग गर्व से उजड़े हुए लोग हैं। हम तो देश के लिए चोटी नहीं, रोटी और बेटी और चोटी नहीं तजा, इसलिए हम उजड़े हैं, जो तज दिए उनको दे दे। तो इस तरीके से संघर्ष के बिना कुछ होता नहीं है। इसलिए मैंने जो रेल आंदोलन किया था, इसीलिए था कि मजबूरी में था कि जब सबसे कहते, ज्ञापन देते, कोई नहीं सुना। लोग यही कहते केंद्र सरकार में आपका मामला है, भाई संविधान में हम अनुसूचित जाति में हैं, लेकिन दुर्भाग्य से 1994 में सारे बड़े शहर नदी के किनारे हैं और नदी किनारे निषाद हैं। अब इनकी जमीन अनुसूचित में होने के नाते लिखा नहीं पाते थे। 1992 में भाई हुआ तो काला कानून होने 5 साल 16 दिन गुलाम थे, इसलिए ले नहीं पाए। और सरकार, भाई जब जो जाति आज़ाद भारत में 5 साल 16 दिन गुलाम हो, वो कहाँ जाएगी? तो एक सत्ता बीत गया। अब जो जातियाँ सेवादार थी, लेदरमैन वाजरमैन वो पा गए, फिशरमैन फिसल गए। दुर्भाग्य हम 1961 में 70 लाख गिनती हुई, केवट मल्ला मझवार में, कश्यप कहार तुरैया में। 1994 में ये क्षेत्रीय दलों का उभार हुआ, बिहार में, मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में। सफलता उत्तर प्रदेश बिहार में मिली लोगों को। अभी इनको राजा बने, भाई राजनीति राजा बनाती है। पहले राजा के पेट से राजा बनता था, रानी के पेट से राजा नियुक्त करता था कौन बेटा राजा होगा। लेकिन अभी तो बटन से राजा पैदा होते हैं ना, पेटी से होते थे, मशीन से होते हैं। तो राजनीति राजा बनाती है। अब इनको राजा बनना होगा, भाई मौके से राजनीति में सफल हो गए, इनको राजा बनना था। तो जमीन तो मिलती नहीं थी, हमारे लोग जमीन बेचते नहीं थे। भाई हमारे लोग निषाद राज के वंशज क्यों बेचेंगे, खाए भाई अंग्रेजों ने। अब इन्होंने कहा भाई ऐसे तो जमीन मिलेगी नहीं, ये तो डीएम से परमिशन लेना पड़ रहा। अब इनके ऐसे पुकारू नामों को एक अनुसूचित जाति में डालो। 1994 में उत्तर प्रदेश लोकसभा अनुसूचित जाति जो अन्य पिछड़े वर्ग आरक्षण अधिनियम 1994। अब दिल्ली का अधिनियम से अनुसूचित है। रामचरित्र निषाद दिल्ली से, हमारे यहाँ जो मछली शहर से सांसद होते हैं। उत्तर प्रदेश में बेईमानों ने हमारा नाम डाल दिया पिछड़ी में। अब लिख दिया कि केवट मल्ला, कश्यप कांड धीवर, रैकवार बातम, प्रजापति और जो कुमार जो है भर राजभर, ये हैं पिछड़ी। अब इनके बेटे खाएंगे खिचड़ी, अब इनसे कुछ ना उखड़ी, अब ऐसा बना दो है। इसलिए आंदोलन करना पड़ा कि गलत, गैर संवैधानिक है कि अगर संविधान में जो जातियाँ अधिसूचित हैं, तुरैया अनुसूचित में है, तो कैसे पिछड़ी में तुरैया हो गया। केवट मल्ला मझवार है तो कैसे केवट मल्ला को पिछड़ी में डाल दिया। भाई उतरा दक्षिणा मोची है तो उसको वो चमार का पारा, रजक बेटा कनौजियत, हम उनका नाम नहीं पड़ा, हमारे नाम को डाल दिया। इसीलिए डाल दिया कि हमारे पास ज़मीन जायदाद थी, हम लोग काम करते थे। तो इसके लिए हमको कि भाई गैर संवैधानिक है, बिना संविधान में संशोधन के, बिना किसी कमीशन के रिपोर्ट के इन जातियों को ओबीसी में डालना तो गलत है। तो मैंने कहा भाई नो एनी है पावर द स्टेट गवर्नमेंट, हाई कोर्ट इज द मैटर। SC/ST मामले में राज्य सरकार और किसी हाई कोर्ट को मामला ही नहीं कि इधर उधर कर दे, जब राष्ट्रपति ने अधिसूचना जारी कर दी। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, मैंने आंदोलन किया कि भाई आपको आवाज़ देना पड़ेगा। तो 2014 में हम आंदोलन शुरू किए। समाजवादी पार्टी के नज़दीक आए, उन्होंने कहा कि हमें आइए हम लागू करते हैं। लेकिन फिर वो जब 2014 में हार गए, हाथी और पंजा और साइकिल साफ हो गए और साइकिल हाफ हो गए। भाजपा जो है सत्ता में आ गए, साथ हो गए। तो ऐसे में 2015 में हमें आंदोलन करना पड़ा। और उसकी आवाज़ ये थी कि इन लोगों को रास नहीं आया कि अगर निषाद
जो है राजनीति करने लगेगा। निषाद को 80 का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, निषाद 80 में आ जाएगा, चूंकि ये तो लटका के हमारा नाम पिछड़ी में डाल के 80 बहन जी स्टे लेती थी, ये पिछड़ी निकालते थे, लटकू राम बना दिया। अब हमारी नौकरी झटक लिया लटकू राम बना के। अब जो इतनी कहीं सर्टिफिकेट ही नहीं कि भाई 80 हैं कि ओबीसी हैं, ये मामला कोर्ट में लटका दिया। 30 साल यही चलता था। तो मैंने जब आवाज़ उठाई तो इनको लगा कि अरे यार ये निषाद हैं, अगर 80 मिल गया तो 80 सीट उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की, जिसमें 77 सीटें ऐसी हैं जो निषाद बाहुल हैं, जहाँ 1-1 लाख 50-50 हज़ार वोट है। क्योंकि 2014 में मैं चुनाव लड़ गया था ना, हम बिना पार्टी के चुनाव लड़ गए थे राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद के झंडे के नीचे, और हमने 5 सीटें लड़ाई थी, और उसमें किसी को 50,000, किसी को 30,000, किसी को 1 लाख वोट मिला था निषादों का। तब इनको लगा कि अगर ये जातियाँ जिला पंचायत हो जाएंगी, जिला पंचायत अध्यक्ष हो जाएंगे, प्रमुख हो जाएंगे, पैसे वाला हो जाएंगे, तब इनका तो एक ही फार्मूला होता था भाई, जब सत्ता में आ गए तो इनका एक ही फार्मूला, सबको अनपढ़ बनाओ, सबको रखो अनएजुकेटेड, और अनएजुकेटेड आदमी होता है अंधा है, खाता है डंडा, और चलता है इन लोगों का धंधा, और उठाता है इन लोगों का झंडा। तो इनको लगा कि ये जातियां हमारी उठा रही हैं झंडा, बन रही हैं अंधा, चल रहा मेरा धंधा है, अब खा रही डंडा। अब डॉक्टर संजय आ गया, अब तो फेंक रहा है इनका झंडा, अब ले रहा जय निषाद राज का झंडा, अब नहीं बन रहा अंधा, अब बजाओ इनके पीठ पर डंडा। अब उसमें गोली चली, मेरा एक भाई मारा गया, 302 मुस्लिम बनाया। तो ये चूंकि इतिहास में तो संघर्ष रहा है, जेलों में रहे, किस तरीके से हम जिंदा लाओ मुर्दा लाओ, ये बताओ, ये तरीके का नहीं होना। लेकिन फिर भी हम लोग 2018 में ये हुआ कि भाई सपा बसपा अलग अलग है, शोषित वंचित पिछड़ों की आवाज़ है। कांसी राम, मुलायम सिंह दोनों लोग हैं, ये पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ मिल्कमैन हुए, वो पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ लेदरमैन हुए। तो हमने कहा भाई जी पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ अगर अपर कास्ट कांसी वो मतलब माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी हुए, तो अब पॉलिटिकल गॉडफादर वे लोग हैं, एक हो जाते तो हम लोगों का काम हो जाता। तो इसलिए 2018 में हम लोग एक हुए, बहन जी आई, सपा समाजवादी पीस पार्टी, और 19% मुसलमान, 18% निषाद, यादव, जाटव, ये सब जब एक हो गए तो ये हुआ कि इतिहास आया। गोरखपुर, फूलपुर, कैराना, नूरपुर, चारों चुनाव जीत गए। और इन लोगों ने वादा किया था 2019 में हम लोग मिलके आगे रहेंगे, लेकिन ये लोग खाली वो जानते हैं ना, ये सारे लोग वही हैं कि डॉक्टर साहब आपने बात बहुत अच्छी कही। ये तो हमने बहुत सुना है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर निकलता है, लेकिन सत्ता का रास्ता जेल से होकर निकलता है। ये आप ही ने ये बात कही है सिर्फ। नहीं, ये तो गांधी के समय से ही लागू है ना कि भाई। खैर, आप डॉक्टर साहब जेल से निकले, उसके बाद आपने निषाद पार्टी बनाई, और उसके बाद आप अखिलेश यादव से जब जुड़े तो अपने बेटे को आपने अखिलेश यादव की साइकिल पर बैठाया और आप विजय हुए, और योगी के गढ़ में आपने सेंध लगाई, कमल को वहाँ पर आपने मुरझाने का काम किया। लेकिन उसके बाद आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि आपने हवा का सियासी रुख भाप लिया और आप सीधे बीजेपी के साथ चले गए? देखिए, ये गलत है कि साइकिल जहाँ गठबंधन होता है वहाँ एक गठबंधन का लीडर नेता होता है, और सभी पार्टी के लोग, चुनाव चिन्ह तो एक ही होगा। चुनाव चिन्ह कौन होगा, पर उसका कैंडिडेट कौन होगा। अगर कैंडिडेट भी हमारा हो, हमारा चुनाव चिन्ह हो, तो दूसरे लोग वोट के। ये हुआ कि साइकिल का कैंडिडेट हमारा होगा और चुनाव चिन्ह उनका होगा, और सहयोगी में बसपा और इस पार्टी होगी, सबने ये तय किया था। तो वो तो संयुक्त उम्मीदवार हुए, साइकिल तो हुआ नहीं अकेले। यही तो गलती समाजवादी पार्टी को, यही भ्रम, यही वहम 2019 में खा गया कि हम साइकिल जीत गई, अब कोई ज़रूरत नहीं है निषाद पार्टी, पीस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। दोनों सपा, हाथी और साइकिल एक हो गए 2019 में, एक मुश्त निषाद आए बीजेपी मोदी के साथ। देखो ऐतिहासिक जीत मिला आज के दिन में। तो पिछड़ों, दलितों, शोषितों के लिए एक इतिहास, मैंने कहा कि मिशन से मैं जुड़ा रहा कांसी राम के, और मैं एग्जीक्यूटिव ट्रेनर था। आज के दिन में ये जो राजनीति के शिकार हैं वो निर्बल हैं, जो बजट के शिकार हैं वो निर्बल हैं, जो गजट के शिकार हैं कानून के वो निर्बल हैं, अंग्रेजों के वो काले कानून के शिकार वो निर्बल हैं। 80% निषाद भूमिहीन है, 40% लोगों के पास भूमि नहीं है, लगभग 60% लोगों के पास इस तरीके की व्यवस्था। ये उजड़े लोग हैं, इनको बसाना ही हमारा मूल उद्देश्य है। एक कानून से उजड़े लोग फिर से बस जाए, इसके लिए सपा बसपा एक साथ आए। और मैं 2018 में हम एक हुए, 2017 में अलग चुनाव लड़े, सपा के साथ गए, उनसे उन्होंने हमसे बातचीत की, तो हमने कहा भाई जो हरी सीट हमें दे दीजिए।
आप आइए 2017 में सत्ता में आइए। लेकिन अहंकार आदमी को खा जाता है ना। हमारे जो ले जाने वाले थे नहीं माने। 2017 में जब हम अलग लड़ गए तो पीस पार्टी लड़ी 70 से 76, हम लड़े लगभग 30 हज़ार 50 हज़ार वोट हम लोग पाए। कि 5,000 7,000 10,000 ये लोग जहाँ कहते थे कि 5,000 निषाद हैं, 2,000 निषाद हैं, वहाँ हम लोग 50 हज़ार वोट पाए। भी झुआ भर वोट को पौआ पिला के ये 41 वोट लेते रहे। लेकिन जब पार्टी पा गया निषाद, कहा नहीं अब पौआ नहीं चाहिए, हमें पार्टी चाहिए, पावर चाहिए। तो पावर के लिए जो है सपा बसपा के अलग होकर लड़ा। तो हाथी और पंजा साफ, साइकिल हाफ, और भाजपा सत्ता में आ गए, साथ हो गए। 2017 में जब हार गए तो इन लोगों को लगा कि नहीं निषादों के साथ आना चाहिए, गलती हो गई। फिर हमारे संपर्क में आया था, हमने कहा भाई देखो बसपा साथ रहे, ये सारी जातियां साथ रहे तो हम लोग सत्ता में आएंगे और हमारे हिसाब से चुनाव लड़िए तो जीतेंगे। लड़े। 2000 जो तय हुआ था 2019 में कि निषाद पार्टी अपना प्रतिनिधित्व करेगी, क्योंकि एक डिजोनर बिल पास है कि अब लोक प्रतिनिधित्व कानून, दल बदल कानून है कि पार्टियों को समय मिलता है, सदस्य को नहीं। पहले पार्टी का अलर्ट होता, पार्टी के अंदर जो सदस्य होते हैं उसके हिसाब से है। तो निषादों की जो आवाज़ थी, पहले विशंबर जी बोलते थे, सपा के सांसद विरोध करते थे, हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं, कांग्रेस भी विरोध कर, ये सारी पार्टियां जो है विरोध करती थी निषादों का आरक्षण। एक बार में निषाद पार्टी बनाओ और उनका एक समय होगा जब हम सदन में बोलेंगे तभी जाके हमारी समस्या का समाधान होगा। सदन में जो आवाज़ उठती है उस पर कार्रवाई होती है, इसलिए आप देखते होंगे कहते हैं ना कार्रवाई हटा दीजिए, इसके मतलब सदन में बोलो तो कार्रवाई होगी। तो ये हुआ कि एक सीट हम महाराजगंज लड़ेंगे और पीस पार्टी एक सीट लड़ेगी डुमरियागंज चाहे खलीलाबाद। लेकिन इन लोगों को अहंकार हो गया गोरखपुर जीतने से कि हम ही लोग जीत गए, गोरखपुर, फूलपुर, कैराना, नूरपुर। तो पता चला सपा बसपा एक हो गए, हम लोगों को छोड़। जब दरवाज़ा सपा बंद कर देगी तो कहीं न कहीं हमें तो जाना पड़े। हमारे पीछे तो साल भर से भाजपा पड़ी थी, लेकिन हम भाई मुद्दों की राजनीति करते हैं। भाजपा तय हुआ कि नहीं आइए, बड़ी पार्टी है और आपके आरक्षण की आवाज़ योगी जी उठाते रहे। अच्छा, और समय आने पर होगा। मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूँगा। कहते हैं कि जो आपकी सियासत की जो पूरी गाड़ी है उसका जो पेट्रोल है वो आरक्षण से चलता है कि निषाद समाज को आरक्षण मिलेगा। अब मेरी समझ में ये नहीं आता कि भाई आप खुद मंत्री बन गए, बेटा सांसद बन गया और एक बेटा आपका विधायक बन गया, यही है ना सब कुछ। और उसके बाद जो आपके समाज की जो उसके साथ निषाद की जो आरक्षण, विनोद बिंद भी विधायक बने, आरक्षण की जो बस है वो जस की तस खड़ी है, टंकी बिल्कुल खाली है। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि पावरफुल निषाद समाज हुआ या निषाद परिवार। नहीं, आप कह रहे हैं पेट्रोल खाली, ऐसा नहीं है। आप उस पर देखो कि कितना काम हुआ। इसीलिए 20 तारीख को राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा कि कितनी पार्टी ने आरक्षण पर काम किया, कितने समाज के हित के लिए काम किया, कितने पार्टी मजबूत हुई है आज के दिन में। मानी समाजवादी पार्टी के पूरे परिवार के लोग संसद में हैं, लेकिन उस पर कभी कोई अंगुली नहीं उठाता। पूरे प्रदेश में कोई और यादव सांसद नहीं बना है। विनोद बिंद सपा में थे, मैं उनको जिता, उनको दिखाई नहीं देता विनोद बिंद भी निषाद है। पीयूष रंजन निषाद को भाजपा टिकट नहीं दे रहे थे। हमने अपनी सीट जो 12 में था, हमको कोटे में मिला था, वो प्रत्याशी कुछ खर्च भी कर रखा था, फिर उसको विड्रा करके मैंने जो है पीयूष रंजन को जिताया। आज के दिन में जो आपका आरोप है कि पेट्रोल आरक्षण है और आप अभी टंकी खाली है, पिछली सरकार है आरक्षण के नाम पर केवल गुमराह करती थी कि हम शामिल करें, लेकिन परिभाषित डॉक्टर साहब, मेरी जानकारी ये है कि बसपा और सपा के समय में आरक्षण की बात होती थी, लेकिन कोर्ट ने स्टे दे दिया था। आज के दिन में गलत और आरक्षण। क्या बीजेपी के पास ऐसी कौन सी संजीवनी है कि आउट ऑफ द कोर्ट वो आपको आरक्षण दे देगी? नहीं, मैं कह रहा था कि बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी गैर संवैधानिक ढंग से, जब संविधान में मझवार, गौड़, तुरैया, खरवार, बेलदार, खरोट, कोली 7 नामों से, तो जिस तरीके से उत्तराखंड में शिल्पकार जाति नहीं जातियों का समूह है, कुम्हार, प्रजापति, टमटा, लोहार को शिल्पकार का, तो उत्तर प्रदेश में भी शासनादेश होना चाहिए था कि मझवार जाति नहीं जातियों का समूह है और केवट मल्लाह मझवार है, ये अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है। भारत सरकार में कानून है सुप्रीम कोर्ट का कि नो एनी है पावर द स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट इन द मैटर ऑफ SC, कोई ऐसा नहीं कर सकते। तो जब आपको नहीं कुछ दूसरी जातियों का अनुसूचित जाति के नाम से घोषित करने का अधिकार नहीं था तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया, इसलिए कोर्ट स्टे देता था। तो इनको परिभाषित करना चाहिए था, मझवार
का सर्टिफिकेट देना चाहिए था, इसलिए बहन जी स्टे लेती थी और स्टे लेके करती थी। कोर्ट को ऑर्डर किया, रोक नहीं लगाया। कोर्ट ने कहा कि भाई यह मामला केंद्र सरकार से है, राज्य सरकार को पावर नहीं, गुमराह करते हैं लोग। तो इनके मतलब इन लोगों का काला चिट्ठा खोल दिया, गुमराह करते थे। माननीय योगी जी को 2021 में 18 अगस्त को मैंने उनको एक पत्र दिया कि केवट मल्ला मझवार हैं, अनुसूचित जात के हकदार हैं, सेंसस मैनुअल 1961 के आधार पर है कि चमार के जाटव भाई के सारी उपजातियों को, पुकारू नामों को भी अनुसूचित जात का प्रमाण मिलता है, धोबी के भी मिलता है, पासी के पुकारू नामों को मिलता है, सोनकर के पुकारू नामों को मिलता है, लेकिन मझवार जो अनुसूचित जात में है उसका पुकारू नाम केवट मल्लाह का वो क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हमको कश्यप कहार जो धीवर है वह तुरैया है, उसका क्यों नहीं मिलता? हम तुरैया ऑलरेडी अनुसूचित में मझवार हैं, ये हमें इसको परिभाषित किया जाए। मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूँ। भाजपा, देखो भाजपा और दूसरे में क्या अंतर है। उन्होंने लिखा आरजीआई को कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया आप बताएं, दिशा निर्देश जारी करें कि ये केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जात के सेंसस मैनुअल 1961 में आप गिनती किए थे, ये 70 लाख थे, ये क्या हैं? पिछड़ी अनुसूचित हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ सेंसस मैनुअल 1961 में ये गिनती हुई थी, अनुसूचित जात की सूची सूचीबद्ध है। ये 1950 में जो 10 अगस्त 1950 को नोटिफिकेशन जारी, उसके अनुसार ये अनुसूचित है। लेकिन मामला यह सामाजिक न्याय मंत्रालय नोडल विभाग वो देखेगा। इसके अलावा हमारे मामले को अटेस्ट कर दिया वो योगी जी ने और आरजीआई ने। अब मामला सामाजिक न्याय मंत्रालय का। अब मैं वकील हूँ ना, समाज का वकील हूँ। प्रधानमंत्री को करना है, गृह मंत्री को करना, भाजपा को करना, केंद्र राज्य में की सरकार है। योगी जी खुद हमारे मामले को सदन में उठाते रहे, इसके अलावा भाजपा हमारे मामले को उठाती रही है और सपा हमारे मामले को सदन में अगर विशंबर जी उठाते रहे तो सपा विरोध करती रही। तो दोनों में बहुत अंतर है कि योगी खुद उठाते रहे और हमारा कोई नेता आके उठाया और उसका विरोध करिए। तो समाजवादी पार्टी का दोहरा चरित्र है। कांग्रेस विरोध करती रही, उन्होंने बिल लाया, दोनों ने विरोध में किया। 1 वोट हमने दक्षिणी भारत, 2 वोट से हमारा बिल मेंटेन हो गया, मतलब वो 0 नहीं हुआ, नहीं तो मेरा मामला खत्म हो जाता। तो आज के दिन में इसीलिए निषाद पार्टी की स्थापना हुई कि खुद मेरा सांसद आए तो प्रवीण जी आए, आवाज़ उठाए, भाई हम उठवाते रहे। लेकिन यही देख लो डॉक्टर विनोद बिंद आ गए और देख लो किस तरीके से उनकी आवाज़। अब दूसरी चीज़, यही तो अंतर है आज के दिन में। तो आज 20 तारीख को यहाँ इसीलिए है कि प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना है कि प्रधानमंत्री जब भी मामला आता है मछुआरों की बात करते हैं। आज देखो अभी जो है ट्रम्प के उसके मामले में मछुआरों के साथ खड़े रहे। आज के दिन उन्होंने, हमारी संख्या आबादी है, गरीब है, उन्होंने पिछली सरकारों ने 3,000 करोड़ रुपया दिया था 67 साल में, इन्होंने 6.5 साल में 41,500 करोड़। फ्री का बीमा है, किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में इन्होंने कर दिया, बिना किसी गारंटी के आधार कार्ड के आधार पर 3 लाख दो। सब्सिडी 60% के हिसाब से 40% पुरुषों को, महिला को 60% ऐसे। तो इस तरीके का हमारे लोगों को दिया मुख्यमंत्री। ये चीज़ें हैं। तो आरक्षण पर भाजपा पहल कर रही है। पहली बार है 70 साल में कि कोई भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने हमें एक प्रमाणिक दस्तावेज दे दिया कि केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जात के हकदार। अब प्रमाण पत्र कब जारी करेंगे? मोदी ने बड़े बड़े काम किया, महिला आरक्षण दिया 33, उन्होंने अपर कास्ट को दे दिया, धारा 370 खत्म कर दिया, राम मंदिर बना दिया, निषाद राज के किले को उन्होंने पर्यटक स्थल घोषित कर दिया, 56 फुट की मूर्ति लगा दिया, जय निषाद राज का नारा लगा दिया। राम मंदिर की स्थापना में वहाँ मूर्ति भी निषाद राज की, अतिथि भवन। और एक गरीब के घर जाकर, निषाद के घर चाय पीना, न्योता देना, गरीबी दरिद्र, जब प्रधानमंत्री खुद गरीबी अपनी आंख से देखते हों और जिस प्रधानमंत्री सौभाग्यशाली जिसका नेतृत्व करता रहा, प्रधानमंत्री तक हम आवाज़ पहुंचा रहे वकील हैं। अब तक तो किसी नेता को निषाद कभी मुख्यमंत्री के बगल में नहीं बैठने देते थे, कभी ज्ञापन ही नहीं देते थे। मोदी से मिलता हूँ, कहते निषाद जी धैर्य रखो, समय पर होगा। हमसे ज्ञापन मांगते, खुद ही देखो चिट्ठी तमाम हमने दे रखा। तो समय से बड़े बड़े काम हुए। चक्कर है, हमको लगता है मछुआरों का नंबर है, मोदी ही करेंगे, क्योंकि मोदी की जुबान पर निषाद हैं, मछुआरे जुबान पर हैं। अंतर्राष्ट्रीय मामला होता है तो मछुआरों के साथ खड़े हैं। श्रीलंका में मामला हमारा जो द्वीप दे दिया गया था, अभी आपने देखा होगा कांग्रेस ने दे दिया, जहाँ से हमारे मछुआरे अच्छी खासी जो पोजीशन में थे। तो ये चीज़ें हम अंग्रेजों से, मुगलों, तो आज के दिन में जब आवाज़ होती है और जब बच्चा रोता है या आवाज़ देता है तो माँ दूध देती है। तो आज के दिन में पूरे देश के मछुआरे राष्ट्रीय मुद्दा है। राष्ट्रीय स्तर पर निषाद हमारी 18% आबादी है और हिंदी भाषी क्षेत्रों में
मध्य प्रदेश में 29-30 नंबर पर मझवार मांझी हैं। आज के दिन में झारखंड, हमें छत्तीसगढ़ में भी हैं, झारखंड। जब ये बताइए, बिहार से पहले प्रेसिडेंट ही हुआ था वेस्ट बंगाल जब प्रदेश बना, जब देश आज़ाद हुआ तो बाद में बिहार बना। हम वेस्ट बंगाल में केवट मल्ला बिंद अनुसूचित में और बिहार में पन्ना ही गायब कर दिया। इसके केवल निषादों के साथ अन्याय हुआ बिहार में, कांग्रेस ने किया, सबने किया पिछले सालों ने हमारे साथ। हम उत्तर प्रदेश में मझवार नाम से गौड़, तुरैया, खरवार, बेलदार, करोड़ 7 नामों से हैं। उत्तराखंड अलग हुआ, उसमें सूची गई। अभी 16 जून को 2025 को एक शासनादेश उत्तर प्रदेश में फिर जारी हुआ। अनुसूचित जाति की सूची 53 पर मझवार है, 66 पर हम तुरैया हैं, 65 पर शिल्पकार हैं। तो शिल्पकार के लिए जब उत्तराखंड में एक शासनादेश जारी हुआ कि शिल्पकार जाति ने जातियों का समूह है, तो इसी तरीके से मझवार जाति ने जातियों का समूह है। हमको लगता है कि आवाज़ है, एकता दिखेगी, शक्ति दिखेगी, क्योंकि कहते हैं हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स। जो इतिहास, राजनीति, इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति होती है। जागृति मतलब कौन हिस्सा खा रहा, कौन नहीं खा रहा, कौन दे रहा, कौन आपका दोस्त, कौन दुश्मन है। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे पास एक खबर है कि 2027 में के लिए आपने बीजेपी को अल्टीमेटम दिया है कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं। ये एक वाकई चेतावनी है सीरियस, या ये जुमला है? नहीं, हमने ये नहीं कहा कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं। हमारे लोगों की आवाज़ थी कि भारतीय जनता पार्टी अपना वादा पूरा करे। जब मछुआ विजन था तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का आरक्षण की बात, योगी जी खुद आवाज़, उनके खुद का बयान है, वीडियो चल रहा है। उन्होंने हमारे जब जेल में थे तो हमारे लिए सड़क पर खड़े थे कि निषाद अनुसूचित जात का हकदार है। तो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में खुद आरक्षण है। डॉक्टर साहब, अब वो लागू होना चाहिए। मोदी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आप उनकी लगातार तारीफ कर रहे हैं, मछुआरों के साथ खड़े, निषाद समाज के साथ खड़े हैं, लेकिन डबल इंजन की सरकार में भी आरक्षण नहीं हो रहा है। मेरा सवाल ये कि अगर 2027 से आरक्षण नहीं हुआ तो गठबंधन जारी रहेगा या किसी और पार्टी के साथ गठबंधन करने जा रहे हैं? आज के दिन में केंद्र में हमारा मामला केंद्र से है। केंद्र में अभी दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। बात समझ गए? आरजी भाई लिख दिया उत्तर आरजीआई ने कि बहुत सीधा सा सवाल है, 27 से पहले अगर आरक्षण नहीं मिलेगा तो गठबंधन जारी रहेगा। वहीं ले जा रहा हूँ आपके दिन में कि आरक्षण देंगे तो मोदी देंगे, आरक्षण देंगे योगी देंगे। इन लोगों को देना, इनके पास तो कुछ है ही नहीं, ये लोग तो छीनने वाले हैं। पहल अगर भाजपा कर रही है तो देगी भी, समय आने पर देगी। 43 सीट हार गए उत्तर प्रदेश में। जो जितनी नदियाँ किनारे रहे, मतलब गंगा, जमुना, घाघरा, राप्ती, ये सारे आप देखे होंगे कि बनारस के चारों तरफ की सीटें भी, चंदौली हार गए, गाजीपुर हार गए, मछली शहर हार गए, जौनपुर हार गए, सुल्तानपुर हार गए, इलाहाबाद हार गए, प्रतापगढ़ जो है हार गए, हमने चित्रकूट हार गए, बलिया हार गए, आजमगढ़। ये क्या है? ये है कि वोट जनता देती है, लेकिन वोट डलवाने काम कार्यकर्ता करता है। और कार्यकर्ता का काम एक ही है कि मुद्दे को लेकर गारंटर बनता है। तो जब हमारे लोग जाने लगे कि भाई क्या है, उन्होंने कहा यार 2019 दिया, 2022 दिया, अब क्या हो गया हमारा, तो 27 क्यों? तो हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पहल कर रही है। हमारा मामला शामिल करने का है नहीं। हमारे बीच में जो नेता हैं, देखिए आपके 27 में हमारे जो बीच के नेता हैं, सपा, बसपा, कांग्रेस से आने वाले हैं, तो भाजपा में वो कहते हैं झगुआ भर वोट है, पगुआ पिएगा और वोट दे देगा। इसमें भारतीय जनता पार्टी हमको लगता है कि असमंजस में रही और रहती रही। और लेकिन अभी 43 सीट हार गई है तो भाजपा इस पर पहल कर रही है, विचार कर रही है। क्योंकि अब वोट, देखिए हारना उत्तर प्रदेश का एक बड़ा है। आज के दिन में अगर केंद्र में हम कमज़ोर हुए हैं, अगर हम पूर्ण बहुमत से नज़दीक, मतलब 30 सीटें, 43 सीटें हारना कम, उसमें 16 सीटें भी बहुत कम वोटों से जीते हैं। 60 सीटों पर हम 2 साल पहले पूरा जीते थे। एक नैरेटिव सेट कर भाजपा ने वोट दिया, तो नैरेटिव से अब हमारा समाज सकता है। तो हम कहता है कि सब काम जब भारतीय जनता पार्टी कर रही मछुआरों का, तो हमको लगता है कि ये भी अब करेगी। आप कह रहे हैं कि भाई 2027 में हमने बताया ना कि आज भी हम भाजपा के, कल भी, परसों भी हैं, क्योंकि ये समाज से पूरा उम्मीद इन्हीं से है। बाकी सबको तो देख चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी जब दरवाज़ा बंद करेगी तो सोचा जाए। आप कह रहे हैं कि मोदी जी के पास पूरा समय, लोग कह रहे हैं कि अब वो 75 साल के हो जाएंगे, वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, तो कौन करेगा आपको आरक्षण? अरे हम कह रहे हैं आज के दिन में आरक्षण लिखा हुआ है, परिभाषित करना है। हम कह रहे हैं कि राष्ट्रपति ने लिख रखा है, राज्यपाल ने लिख दिया,
31 दिसंबर 2016 को कि अब केवट मल्ला 12 नंबर से कहार कश्यप निकाल दो, 13 नंबर से निषाद केवट मल्ला निषाद दो, प्रजापति राजभर निकाल दो। और 27 से पहले आरक्षण हो पाएगा आपका? हमको लगता है कि परिभाषित करने, ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन है। कॉन्स्टिट्यूशन में राष्ट्रपति ने लिख रखा है, राज्यपाल ने लिख रखा है। ये जो है इनकी जो विसंगति है वो को आरक्षण मिला हुआ है। ये बीच की जो दीवारें हैं कि ओबीसी में भी नाम मेरा है, एससी में है, ओबीसी में डाल दिया, ओबीसी से राज्यपाल ने निकाल दिया। इस विसंगति को दूर करना बहुत कठिन काम नहीं। हमको लगता है कि सरकारें अभी 2000 जो आने वाला चुनाव उससे पहले उनको विचार करके इस समस्या का समाधान करना ही होगा। अगर समाधान नहीं निकला तो गठबंधन जारी रहेगा या किसी और दल के साथ जाएंगे आप? नहीं, किस दल, कौन दल के पास ताकत है? पीडीए के पास पूरी ताकत है। 24 में उन्होंने आपको चुनाव हरा दिया उत्तर प्रदेश में, और 27 में बिल्कुल अखिलेश यादव एकदम कॉन्फिडेंट है। सारा पीडीए मोदी के योगी के साथ है। ये लोग सत्ता से जब बाहर आते हैं तब सब जाति दिखाई देती है, सत्ता में जाने के बाद वही लोग दिखाई देते हैं, बाकी लोग नहीं दिखाए। इसलिए आज के दिन में हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को साथ रखें, क्योंकि बड़े दल को, दो बड़े दल की भी एक मजबूरी है कि बिना सहयोगी दलों के वो सत्ता में नहीं रह सकते हैं, और छोटे दलों की एक मजबूरी है कि बड़े दलों के साथ रहने से आसानी से उन्हें जीत सुनिश्चित हो जाती है। और हम हारी हुई सीटें, आज के दिन में हमें हारी हुई सीट, हमारे लिए मजबूरी है कि अब चुनाव ने कह दिया कि भाई 10% सीटें लड़ो या 1% वोट प्राप्त करो, तो हमारे लिए मजबूरी है कि इतना सीटें हमारे तब हमारा। हाल ही में डॉक्टर साहब, चूंकि आपके पास समय कम है तो मैं उम्मीद करता हूं कि थोड़ा संक्षेप में आप जवाब दें ताकि मैं सारे सवाल आपसे पूछ सकूं। हाल ही में आपका एक बयान वायरल हुआ था कि माँ गंगा पैर धोने आई हैं, तो लोगों ने कहा कि ये तो यार बहुत ही धार्मिक उस पर आपने बड़ा गलत बयान दिया, इससे हिंदुओं की बड़ी बेइज्जती हुई है। अरे हम कहते हैं गंगा माँ, हम गंगा पुत्र हैं, और विपक्ष दहशत पैदा कर रहा है। और नदियों के किनारे रहने वाले लोगों का, हम डॉक्टर रहे हैं ना, हम तो हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड पैदा करेंगे लोगों के अंदर, उन्हें शक्ति दैविक आपदा से लड़ने के लिए हम बेहतर बनाएंगे। अब गंगा को देख के घबराए, अब वो बेहोश हो जाएगा तो नहीं कहेंगे ना। और गंगा की पूजा करने के लिए 67 करोड़ लोग आए, तो हम कहते हैं आज के दिन में उसको गंगा के नाम कौन कह सकता है? अगर गंगा पानी गांव में घुसी है तो हम दहशत हो के विपक्ष के कहने से भाग जाओ तो कहाँ जाएगा बेचारा? आज 3 महीना तो उसको हमने सुविधा दिया, बहुत अच्छा, बिना कैजुअलिटी के। आपने देखा इतनी बड़ी दैविक आपदा हम लोगों ने मैनेज किया है। पिछली सरकारों में कितनी होती थी। ये विपक्ष का एक तरीके का दुष्प्रचार है और कुछ है नहीं। आप कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2 गुट हैं, एक अफसरों का गुट है और दूसरा है नेताओं का, दोनों की आपस में बनती नहीं है। आप खुले मंच से कहते हैं कि हम डीएम एसएसपी का तबादला करा देंगे, वहीं आपकी सरकार के एक मंत्री हैं आशीष पटेल, वो कहते हैं कि मुझे एसटीएफ से जान का खतरा है। तो योगी राज में मंत्री इतने बेबस क्यों हैं, क्या आपको लगता है? नहीं, कुछ अधिकारी खराब है, मेरे बयान को आप ऐसा नहीं कर सकते। हमने कहा ज़्यादातर अधिकारी अच्छे हैं, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बन रहा, और आज के दिन में हम रेवेन्यू सरप्लस है और इतना विकसित हो रहा है। कुछ अधिकारी पिछली सरकारों से प्रेरित है, वो ऐसा निर्णय लेते हैं जिससे वोट खराब हो जाए और नेताओं की छवि खराब हो, जिससे जनता में उनकी छवि धूमिल हो जाए। और ऐसे जी को योगी जी जाँच करके पता करते हैं, और उनको आप देखे होंगे कि हटाते भी हैं और अवसर उनका छीन लेते हैं, और इस काम हो रहा है। ऐसा बेबस नहीं है। हम कह रहे हैं कि सच्चाई बात बाहर आती, लोग प्रश्न पूछेगा तो सच्ची बात बताना पड़ेगा, नहीं बताएंगे तो आप कहेंगे कि देखो आप कुछ और हैं, छुपा रहे हैं, तो इसलिए करते हैं। आपका एक बयान वायरल हुआ था जिसमें आपने कहा था कि मैं 7 दरोगाओं के हाथ पैर तोड़वाकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। और अब मेरा सवाल आपसे है कि योगी जी तो कानून के पुजारी हैं, अब उनके राज में आप 7 दरोगाओं के हाथ पैर तोड़वाकर यहाँ पहुंचने की बात करते हैं, मान लीजिए तो मैं इस बात को, इस विरोधाभास को समझाइए। योगी जी कानून की बात करते हैं, आप मारकाट की बात करते हैं। नहीं, हमने उनको ये बताया कि अब अगर महिलाएं कोई पीड़ा लेके आई और अधिकारी को बताया उस पीड़ा को दूर नहीं करेगा, और जो बेटा कहीं इम्तहान दे रहा उसका भी नाम रखेगा, जबरदस्ती हमारे समाज के लोगों को फंसाने की कोशिश करेगा, तो इतना याद रखना पड़ेगा कि यही महिलाएं थी कि 7 दरोगा को हाथ पैर तोड़वाए तो मैं यहाँ आया हूँ। तो ऐसा न करो कि फिर ये महिलाएं जो है फिर से अपना हथियार उठाना पड़े। ये मेरा संकेत था उन अधिकारियों को। आपकी पार्टी का जो निशान है वो भोजन से भरी थाली है, लेकिन आपकी पार्टी के जो अधिकांश नेता हैं वो बीजेपी के निशान पर चुनाव लड़ते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी आपकी थाली का सारा भोजन
अपनी तरफ समेट रही है। नहीं, उनके लोग तो हमारे चुनाव चिन्ह पर लड़ते हैं, ठाकुर जी हैं, पंडित जी हैं। ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि वो बेचारे कमल छोड़कर भोजन भरी थाली पर लड़े हैं। आज के दिन में जीत सुनिश्चित होता है और जीत के लिए हमें कुछ सीटें ऐसी होती जो हारी हुई कि किस चिन्ह पर, चुनाव चिन्ह पर वोट आएगा। ये जीत का एक रणनीति है। रण का मतलब युद्ध हो, नीति का मतलब ऐसी पॉलिसी बनाई जाए। तो कुछ सीटें ऐसी हैं जो टेक्निकली रूप से कमल चुनाव चिन्ह से हैं। तो अगर निषाद भर लड़ाते हैं तो निषाद वोट मिलेगा, दूसरा नहीं आएगा। और निषाद को सदन भेजना जरूरी है। तो वो अगर कमल पर लड़ गया तो कमल का वोट आएगा और निषाद तो वोट पूरा देगा, डबल वोट हो जाएगा। इसलिए जीत सुनिश्चित करना पड़ा। इसीलिए विनोद बिंद को जिताने में हमें अच्छा मंत्री, जब पूजा पाल ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की तो आपने उनका स्वागत किया, तो क्या ये पाल समुदाय को रिझाने की कोशिश है या सन ऑफ मल्ला अब अति पिछड़ों का लीडर बनना चाहता है? देखिए, आज के दिन में स्वागत इसलिए करना आवश्यक है। पाल समुदाय भी एक प्रभावित जाति है इस अंग्रेजों के कानून से। आज जिसके पति की हत्या हुई हो और उसे न्याय मिले और न्याय जिस सरकार में मिलता हो, सरकार की तारीफ करने से उसको निकालना, इसे पता चलता है कि विपक्ष जो है नाम लेता पीडीए का, लेकिन उसे पीडीए का अगर न्याय मिलता है तो उसे पचता नहीं है। ये मतलब था। अब पूजा पाल अब स्वतंत्र है, किसी पार्टी में। आपने डिप्टी सीएम पद की मांग की थी, आपके बेटे को भी केंद्र में मंत्री नहीं बनाया गया, तो आपने नाराज़गी भी जताई। आपको क्या लगता है कि बीजेपी अपना हक से हक लेना एक संघर्ष है? क्या ये छोटे सहयोगियों को हल्के में लेते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। सम्मान जो मिला भाजपा से, हमारे लोगों की आवाज़ है कि जिसकी वोटों की संख्या कम है, अगर वो सीएम, पीएम, अब डिप्टी सीएम बन सकते हैं, तो निषादों की संख्या एक मुश्त है। और ये मेरे लोगों की आवाज़ थी, इसलिए हमने उसको, लोगों की आवाज़ ही तो हम हैं, और तो कुछ है नहीं। जनता की आवाज़ तो हम सामने लाएंगे। आजकल डॉक्टर साहब जातीय राजनीति बहुत चल रही है। लखनऊ में अभी आपने एक खबर सुनी होगी कि एक 5 सितारा होटल में एक कुटुंब परिवार ने आयोजन किया जिसमें 40 से ज़्यादा ठाकुर विधायक और एमएलसी थे। तो कहीं ना कहीं वो सरकार को प्रेशर में लेने की कोशिश करे कि हमारे समाज के लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दी जाए या हमें और मजबूत बनाया जाए। उसके बाद मैंने देखा कि लोधी समाज ने एक बहुत बड़ा सम्मेलन कर दिया और उसके बाद फिर कुर्मी समाज ने कर दिया, भाई स्वतंत्र देव को अध्यक्ष बनाया जाए। तो भाजपा इस जातीय चक्रव्यूह में उलझती नहीं जा रही है? अरे, पिछली सरकारें तो जातियों का संगठन और भाईचारा कमेटी बनाती थी। हम लोग पहले प्रार्थना होता था जब हम लोग कक्षा 5 में पढ़ते थे कि जिस जाति धर्म में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाओ। है ये आखिर आज के दिन में अगर जातियों में पैदा हुआ तो उसके सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए कोई आदमी इकट्ठा होता है तो उसमें बहुत बड़ी बात नहीं। राजनीतिक दल अलग है, जाति दल अलग है। इस पर कोई लोगों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। बहुत छोटे छोटे सवाल हैं कि योगी आदित्यनाथ या नरेंद्र मोदी, कौन पहली पसंद? और हम कहते हैं योगी जी प्रदेश के नेता हैं, मोदी जी पूरे देश के नेता। दोनों ने अर्थव्यवस्था सही किया है, उन्होंने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था सही किया है, योगी जी ने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था। अखिलेश यादव राजनीतिक प्रतिद्वंदी या फिर भुला हुआ दोस्त? आज के दिन में राजनीति में न कोई दोस्त होता है न कोई दुश्मन होता है। सन ऑफ मल्लाह या कैबिनेट मंत्री, कौन सा खिताब ज़्यादा पसंद है आपको? हम तो आज के दिन में निषाद राज के वंशज हैं, इसलिए निषाद राज के वंशज होने के नाते मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आत्माल सखा के साथ मैं हूँ। इस तरीके का मेरा 2027 में बीजेपी के साथ या कोई और रास्ता भी खुला है? बीजेपी दरवाजा बंद करेगी तो सोचना पड़ेगा, लेकिन बीजेपी के साथ तब भी त्रेता में गठबंधन था, आज भी है और कल भी रहेगा। वो तो बीजेपी। विपक्ष का सबसे काबिल नेता कौन लगता है? आज के दिन में काबिल नेताओं की कमी, सब भाड़े पहलवान आ गए, अखाड़े पहलवान खत्म हो गए। इसीलिए विपक्ष को अपने कार्यों का सराहना करना चाहिए। न कि एक कोई ऐसी सलाह जो अखिलेश यादव को देना चाहेंगे? मैं तो इतना कहूँगा, भाड़े पहलवान को हटाएं, अखाड़े पहलवान को लाएं और समाजवादी पार्टी की जो नीति रही है उस पिछड़ों के और दलितों शोषितों के सम्मान में खड़ा रहे, बेवजह का धर्म जाति के चक्कर में और भाड़े पहलवानों के सलाह में निर्णय न लें। अगर निषाद पार्टी को आरक्षण मिल जाए तो पार्टी का क्या होगा? देखिए, आरक्षण मिले हमारे लोग राजनीति में आकर राजनीति से सेवा करना शुरू कर देंगे। आज के दिन में बेचारे इधर उधर पैसा नहीं है, धन नहीं है, किसी भी प्रकार का प्रधान नहीं जीत पाते, ठीक से जिला पंचायत नहीं पाते, तो उजड़े लोग हैं, उजड़े लोगों को बसने का अवसर प्रदान होगा इस आरक्षण से। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आजकल ईवीएम को लेकर बड़ा हंगामा चल रहा है। पहले कहते थे कि ईवीएम को भैया हैक कर लिया गया है, उसके बाद चुनाव आयोग पर बिहार में आपने देखा कि जो वोट कटने वाला मामला है इसको विपक्ष ने बड़े
प्रमुखता से उठा रखा है। तो आपको क्या लगता है इस मुद्दे पर? देखिए, ईवीएम तो कहते हैं फुल फॉर्म में ई फॉर एम्प्लॉय, बी फॉर बिला, एम फॉर मनी। इन लोगों ने ईवीएम मशीन को हाथी बटन दबाओ तो हाथी हीरो, उनके लोग ही हरवाह से हाकिम हो गए, साइकिल बटन दबाओ तो जीत जाते हैं, तो वो लोग भी चरवाह से जो है कलम चलाने वाले, प्रदेश चलाने वाले हो गए, अब बाकी दबाने वाले हो गए जीरो। आज के दिन में हमारी सरकार ने कोई नया कानून बनाया हो एनडीए ने, तब तो आरोप लगा सकते हैं। इन्हीं के बनाए कानून को अगर चुनाव आयोग उसको लागू कर रहा है तो इनको क्या समस्या है? आज के दिन में जिसके पास कागज हो वो इस काम को करे। आज के दिन में चुनाव आयोग से अपील करता हूं कि जो जातियां देश को आज़ाद कराने वाली उजड़ी है, पाइपलाइन पॉलिथीन में 578 जातियां, उनके चुनाव में किस तरीके से भाग ले, उनको चुनाव से वंचित न होना पड़े, उसकी व्यवस्था करनी। एक छोटा सा सवाल और, मेरा सवाल आपसे ये है कि हालांकि बीजेपी का इंटरनल मामला है, लेकिन बीजेपी अपना नया प्रदेश अध्यक्ष तय नहीं कर पा रही है, इसके क्या नफा नुकसान हो सकते हैं पार्टी को? नहीं, कुछ नहीं, समय आने पर होता है, वो तो इंतजार, वो तो एक चाय वाले को प्रधानमंत्री बना देते हैं। समय आने दीजिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुना जाएगा, भी राष्ट्रपति चुना गया, मतलब उसका घोषणा हो गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हो जाएगा, प्रदेश अध्यक्ष भी हो जाएगा। योगी जी के बारे में बड़ी गॉसिप चलती कि योगी जी को हटा देंगे, किसी दूसरे को लाएंगे, ये विपक्ष का ऐसे ही कुछ रह नहीं गया, खाली बयानबाजी और कुछ नहीं। जी, तो डॉक्टर संजय निषाद इन्होंने बहुत खुलकर बात की और उन्होंने ये भी कहा कि भाई बीजेपी से हम आरक्षण की लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन ये बात गलत है कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं। साथ में इन्होंने ये भी कहा कि भाई हम तो बीजेपी के साथ हैं, लेकिन अगर बीजेपी का गेम प्लान कोई और ना हो तो। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया मेरे शो में आने के लिए, धन्यवाद।